नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी बांटने वाले हैं जो काले जादू की है, परंतु यह कहानी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। इस कहानी में है रहस्य, मिस्ट्री और एक अनोखा अंदाज। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम आज आपको एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह मध्य प्रदेश के बरेली शहर के रहने वाले विकास की है। तो चलिए अब यह कहानी विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं यह उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन उस घटना का असर आज तक भी मेरे जीवन में है। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। जब मैं शहर से गांव छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे गांव गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं गांव में पूरे मजे करके आऊंगा, क्योंकि गांव के वह आम के पेड़ जहां मैं मेरे गांव के दोस्तों के साथ पूरी दोपहर उन पेड़ों पर चढ़कर पकड़ पकड़ आई खेला करता था। गांव की ओर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको शहर में रहते हुए मैं बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार जब मैं गांव जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि इसके बाद कभी भी मेरा गांव जाने का मन नहीं करेगा। उस घटना को याद करने के बाद अब जब कभी भी मैं गांव जाने के बारे में सोचता भी हूं तो अचानक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे शरीर में अचानक से कंपन होने लगता है और धीरे धीरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से उसका घटना के होने के बाद कभी भी मेरे परिवार वाले मेरे सामने ना ही तो गांव की कुछ बातें करते हैं और ना ही गांव जाने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव का नाम लेते ही मेरे दिमाग में वही सब चलने लगता है और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल मेरे पिताजी बिजली विभाग में एक अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करते हैं और शुरू से ही उनके हर 3-4 साल के बाद ट्रांसफर होते रहते थे, जिसकी वजह से हमें कभी इस शहर से उस शहर जाते ही रहना पड़ता था। हमारा कभी भी कोई स्थायी घर नहीं था। जहां पर भी पापा की ड्यूटी होती थी वहीं पर हम लोग किराए का मकान लेकर रहने लगते थे और इसी वजह से कई बार लंबे समय तक हमारा गांव जाना नहीं हो पाता था। लेकिन उन दिनों मेरी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ने ही वाली थी और गर्मियों की छुट्टियां आने से पहले ही मेरे अंदर गांव जाने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैंने 1 महीने पहले ही मेरे घर वालों को बोल दिया था कि इस बार की गर्मियों की सारी छुट्टियां मैं गांव में ही मना कराऊंगा। तो मम्मी पापा ने भी मुझे इसके लिए परमिशन दे दी थी और उन्होंने कहा कि अगर हमारा चलना हो पाएगा तो हम लोग भी इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ गाँव चलेंगे। इसके बाद जल्द ही मेरा स्कूल खत्म हो गया था और अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इसी वजह से जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो मैंने मेरे गांव जाने का प्लान शुरू कर दिया और उसके लिए मैंने मेरे कपड़ों की पैकिंग वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मेरे पापा ने कहा कि मुझे तो इस बार छुट्टियां नहीं मिल पाई हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी मम्मी को साथ ले जाओ और तुम दोनों ही इस बार की छुट्टियों में गाँव घूम कर आ जाओ। और इसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गाँव घूमने के लिए शहर से गांव की तरफ निकल चुके थे। उस दिन गांव जाने के लिए हमारी 11 बजे की बस थी, इसीलिए हम लोग तो समय पर ही बस स्टैंड पहुंच गए थे। मुख्य शहर से हमारे गांव की दूरी लगभग 2 घंटे की थी और इसी वजह से तय समय पर हमारी बस ने हमको शाम के करीब 7 बजे गांव के बस स्टैंड पर उतार दिया था। जब हम लोग बस से गांव के बस स्टैंड पर उतरे तो गांव का बस स्टैंड अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसा कि आज से बहुत सालों पहले हुआ करता था। वही पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड और एक सड़ा हुआ सा पुराना ठेला वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई भी काम में नहीं लेता था। खैर, मुझे इन सब चीजों से क्या लेना था। मुझे तो गांव पहुंचकर अपने गांव के दोस्तों के साथ मस्तियां करनी थी। बस स्टैंड से हमारे गांव वाले घर की दूरी पैदल चलने पर लगभग 15 मिनट की थी, जिसको मैंने मेरी मम्मी के साथ कुछ ही देर में तय कर लिया था। और अब हम लोग हमारे गांव वाले घर पहुंच चुके थे। हम लोगों को देखकर वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ तो वह मेरी दादी थी, क्योंकि दादी को शुरू से ही मुझसे काफी ज्यादा लगाव था।
और मुझे भी दादी का काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वह रात को मुझे कई कहानियाँ सुनाया करती थी। घर पर पहुंचकर सभी लोगों से मिलने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि कब मैं मेरे गांव के दोस्तों के पास जाऊं और उनके पास जाकर उन आम के पेड़ों पर पकड़म पकड़ आई खेलूं, क्योंकि शहर में तो ऐसा कुछ खेलने के लिए मिलता नहीं था। लेकिन जब तक हम लोग घर पर पहुंचे और सभी लोगों से मिलने के बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 8 बज चुके थे। इसी वजह से इतनी लेट मुझे मेरी दादी ने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था और उस वक्त तक गांव में चारों तरफ सन्नाटा भी पसर चुका था, क्योंकि गांव में सभी लोग शहर की तुलना में काफी जल्दी सो जाते हैं। अब उस दिन रात को सोते हुए भी मैं तो वही सब सोच रहा था, और फिर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह का नाश्ता करके मैं तुरंत अपने दोस्तों के घर की तरफ निकल जाता हूँ और थोड़ी ही देर में गांव के सभी दोस्त मुझे मिल जाते हैं और अब हम लोग उन्हीं आम के पेड़ों की तरफ खेलने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग रोजाना इसी तरह उन आम के पेड़ों पर खेला करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं खेलने के लिए अपने दोस्तों को उनके घर से बुलाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक घर के दरवाजे पर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और वह मुझे मेरी मम्मी का नाम लेकर पूछती है कि क्या तुम उन्हीं के लड़के हो। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि हाँ, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। और फिर उसके बाद उस औरत ने मुझे अपने घर बुलाकर खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ भी दी। पहले तो मैंने उसे मना किया, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी और मैं काफ़ी अच्छी सहेली हैं और मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ, तो क्या तुम मेरे द्वारा बनाई गई मिठाई नहीं खाओगे। उसके बाद मैंने उसका थोड़ा मन रखने के लिए उसके द्वारा दी गई मिठाई को खा लिया, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटा भी था, तो मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद उस दिन उससे वो मिठाई खाकर मैं अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चला जाता हूँ और फिर हम लोग खेलने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उन आम के पेड़ों पर खेल रहे थे तो मैंने देखा कि जिस औरत के घर मैं मिठाई खाकर आया था, वह औरत अब अपने घर की छत के ऊपर खड़ी है और शायद वह हमारी तरफ ही देख रही थी, पर मैंने उसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने सोचा कि यह उसका घर है तो वह अपनी छत पर ऐसे ही खड़ी होगी। उस दिन तो मैं खेलकर चुपचाप अपने घर आ गया और वह दिन भी आराम से निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन मैं फिर से अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाने जा रहा था, तभी उस औरत ने फिर से मुझे आवाज देकर बुलाया, और जब मैं उसके पास गया तो उसने उस दिन भी कुछ मिठाइयां बना रखी थी, लेकिन वह कल वाली मिठाइयां नहीं थी। आज वह कुछ अलग प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयां थी। तो उन्होंने फिर से मुझे वह मिठाइयां खाने के लिए दी। लेकिन आज मैंने उनसे पूछा कि आप यह इतनी मिठाइयां कहाँ से लाती हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ और मुझे घर पर कोई ज्यादा काम तो है नहीं और मुझे शुरू से ही खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं रोजाना कुछ न कुछ नया बनाती रहती हूँ। और क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली के बेटे हो और तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह मिठाइयां खाने के लिए दे रही हूं। तभी मैंने मिठाई खाते वक्त उनके घर में चारों तरफ नजर घुमाई, तो उस वक्त उनके घर पर कोई नहीं था। वह पूरा घर बिल्कुल सुना पड़ा हुआ था। सिर्फ उस औरत के अलावा उस घर में कपपुत्रों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अब उस दिन भी मैं मिठाई खाकर उसके घर से खेलने के लिए चला जाता हूं, लेकिन आज भी जब मैं उन आम के पेड़ों पर खेल रहा था तो वह औरत मुझे अपने घर की छत के ऊपर खड़ी दिखाई देती है और वह लगातार हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। पर उस दिन भी मैंने उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसा कि उस औरत ने मुझे बताया है कि वह अपने घर पर अकेली रहती है, तो शायद शाम के वक्त वह घूमने के लिए अपने घर की छत के ऊपर आ जाती होगी और यहाँ पर हम लोग खेलते हुए काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी ओर देख रही होगी। अब उस दिन भी खेलने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन उस दिन रात को खाना खाने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था। जब रात को मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस औरत के द्वारा दी गई वह मिठाइयाँ फिर से खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होने लगी थी, क्योंकि खाने में वह मिठाई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। अब उस रात
मुझे उन मिठाइयों को खाने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही थी कि मैंने सोते हुए सोचा कि कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो मैं खुद ही उनसे खाने के लिए वह मिठाई मांग लूंगा। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि बचपन में बच्चे का मन कैसा होता है। उस वक्त में यही कोई 6 साल का था, तो उस वक्त उस उम्र में सही और गलत का इतना ज्यादा अंदाजा इंसान को नहीं रहता है। अब रात को मैं यह तय करके सो गया था कि कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो उस औरत से वह मिठाइयां खाने के लिए मांगूंगा। और जब मैं दूसरे दिन खेलने के लिए जा रहा था तो घर से निकलते ही मैंने सोच लिया था कि अगर वह मुझे घर के बाहर की तरफ दिखेंगी तो मैं उनसे खाने के लिए मिठाइयां जरूर मांगूंगा। लेकिन जब मैं उनके घर के करीब पहुंचा तो वह मुझे अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई दिखाई देती है, और यह देखकर मैं मन ही मन थोड़ा खुश भी हो जाता हूं। अभी मैं उसके पास जाकर उससे मिठाइयां मांगने ही वाला था कि तभी वह औरत खुद से चलाकर ही मुझे मिठाई खाने के लिए कह देती है, और मैं खुशी खुशी उसके पीछे उसके घर के अंदर चला जाता हूं। लेकिन उस दिन वह मुझे अपने घर के एक अलग ही कमरे में ले जाती है। वह कमरा चारों तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ था, उसमें रोशनी आने का कोई भी माध्यम नहीं था। तभी वह मुझे उस कमरे में बैठाकर मिठाई खाने के लिए देती है और मैं मिठाई खाने लगता हूं। लेकिन इस बार मैंने मिठाई खाते खाते अचानक उनसे पूछ ही लिया कि अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप खाने में रोजाना सिर्फ यह मिठाई ही क्यों बनाते हो, कुछ चटपटी चीज भी बनाया करो। तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे खाने में मिठाई पसंद है, इसी वजह से मैं रोज मिठाइयां ही बनाती हूँ। इसके बाद वह औरत मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई यह मिठाइयां पसंद नहीं आई। तभी मैं उससे कह देता हूं कि मुझे तो आपकी यह मिठाइयां बहुत पसंद है, हो सके तो आप मुझे रोज ही यह मिठाइयां खाने के लिए दिया करो। और मेरे मुंह से यह बात सुनकर तो वह औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मुझसे कहती है कि तुम रोज मेरे घर पर आ जाया करो, मैं तुम्हें खाने के लिए रोजाना नई नई मिठाइयां दिया करूंगी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कल से मैं रोज इसी टाइम आपके पास मिठाइयां खाने के लिए आ जाऊंगा। अब मेरे मन में भी खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा कि मैं रात को सोच ही रहा था कि मुझे वह मिठाइयां बहुत अच्छी लगती हैं और आकाश वह मुझे रोजाना खाने के लिए मिल जाए। लेकिन अब तो ऐसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया था। उस औरत ने भी मुझे रोजाना अपने घर पर मिठाई खाने के लिए बुला लिया था। अब मैं मिठाई खाने पर अपना ध्यान लगाता हूँ। अभी मैं मिठाई खा ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर उस औरत की तरफ जाती है। अब वह मुझे मिठाई खाता हुआ देख रही थी, लेकिन उसके होठों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जल्दी जल्दी कुछ बोल रही है, जैसे कोई मन ही मन में मंत्र पढ़ता है। ठीक वैसे ही अब मेरी नजरें उसकी तरफ थी, फिर भी उसके होंठ लगातार धीरे धीरे हिल रहे थे। अब वह एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी और शायद कुछ मंत्र के जैसा मन ही मन में बोल रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, पर उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी और ठीक उसी प्रकार उसके होठ हिल रहे थे। अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया था और मैंने मिठाई खाना बंद कर दी थी। तभी अचानक वह औरत मुस्कुराकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम मिठाई क्यों नहीं खा रहे। तभी मैं उस औरत से कहता हूं कि आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ बोल रही हो, पर आप क्या बोल रही हो वह मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तभी वह औरत मुझसे कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो तुम्हें मिठाई खाते हुए प्यार से देख रही थी। चलो अब तुम जल्दी से मिठाई को खत्म करो, फिर तुम्हें खेलने भी तो जाना है। अब उस दिन भी मैं मिठाई खत्म करके खेलने के लिए चला गया और उस दिन भी वह औरत अपनी छत पर खड़ी होकर हमारी तरफ ही देख रही थी। लेकिन उसकी उन मिठाइयों को खाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे अंदर उसकी उन मिठाइयों को खाने की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब मैं रोजाना उसके घर उन मिठाइयों को खाने के लिए जाता था और वह औरत भी रोजाना उस छत पर खड़ी होकर जब हम लोग खेल रहे होते थे तो मेरी तरफ लगातार देखती थी। पर इन सब के बारे में मैंने घर पर अब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने ना ही तो मेरी मम्मी को बताया था कि मैं किसी आपकी सहेली के यहाँ मिठाई खाकर आता हूँ,
और ना ही मेरी दादी को बताया था कि हमारे गांव में वह औरत मुझे रोजाना मिठाई खाने के लिए अपने घर बुलाती है, क्योंकि ऐसे विचार कभी मेरे दिमाग में आए ही नहीं कि इन सब के बारे में घर वालों को भी मुझे बताना चाहिए। मैं तो बस रोज शाम होते ही उस औरत के पास जाता था और मिठाइयाँ खाता था, और अब वह औरत रोजाना कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मेरे लिए बनाकर तैयार रखती थी। और जब मैं मिठाइयाँ खाता रहता था तो वह एकटक मुझे घूरते हुए अपने मुंह से कुछ मंत्रों के जैसा बोलती रहती थी। लेकिन उस वक्त तक मेरे सोचने समझने की जो शक्ति थी वह इतनी खत्म हो चुकी थी कि मैं उससे पूछता भी नहीं था कि आप यह सब क्या कर रहे हो और यह अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। मेरा ध्यान तो सिर्फ उन मिठाइयों को खाने में ही लगा रहता था। लेकिन उन बातों को याद करके मुझे आज भी अफसोस होता है कि आखिर उस वक्त मैं इतनी मिठाई को अकेला खा भी कैसे जाता था। नॉर्मली कोई भी इंसान 15 मिठाइयों से ज्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसकी और ज्यादा मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन उस वक्त उस औरत के द्वारा बनाई गई 2-3 किलो मिठाइयों को मैं अकेला ही खा जाता था। जब वह औरत मुझे खाने के लिए मिठाइयाँ देती थी तो उन मिठाइयों को कभी भी खुद नहीं खाती थी, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा कि आप इन मिठाइयों को क्यों नहीं खाते, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन में ही उस औरत ने मुझे यह खुद से छला कर ही कह दिया था कि मैं सुबह इन मिठाइयों को बनाते ही खा लेती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मिठाई खाने की मेरी इच्छा नहीं होती। अब यह सब होते लगभग 6 दिन हो चुके थे, और 7वें दिन भी जब मैं उस औरत के पास मिठाई खाने के लिए गया तो उस औरत को देखकर उस दिन मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। क्योंकि जब उस दिन उस औरत के पास मैं मिठाई खाने के लिए गया तो उस दिन वह एक शादी के लाल जोड़े में तैयार होकर अपने घर पर बैठी थी। जब मैंने उससे पूछा कि आप आज कहीं किसी प्रोग्राम में जाने वाली हो क्या, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि नहीं, आज मैं कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाने वाली। वह तो क्या है कि मैं सारे दिन घर पर ही रहती हूँ और मेरे यह नए कपड़े हैं, ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब ही हो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनको पहन ही लूं। इसके बाद वह औरत मेरे बहुत करीब आती है और मुझसे पूछती है कि आज मैं कैसी लग रही हूं। तो मैंने उस औरत से कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, पर मुझे तो मिठाई खानी है। मेरे इतना कहने पर वह औरत एक अजीब तरीके से हंसने लगती है और मुझे वो मिठाइयां लाकर देती हैं। उसके बाद मैं बहुत चाव से उन मिठाइयों को खाने लगता हूँ। आज भी मैं उसी अंधेरे से कमरे में बैठकर उन मिठाइयों को खा रहा था और वह औरत मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। लेकिन उस दिन उन मिठाइयों को खाते खाते थोड़ी ही देर बाद मेरा सर अचानक से चक्कर आने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हो, और इसके बाद मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगता हूँ। अब जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था तो मुझे मेरे कानों में उस औरत के द्वारा बोले जाने वाले उन मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाकी के दिनों तो वह औरत अपने मन में ही उन मंत्रों को बोलती थी, और जब मैं उसे बोलता था तो वह अचानक हंसकर मुझसे बात करने लगती थी। लेकिन उस दिन जब बेहोश होते होते मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे कह रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, पर वह औरत इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था तो अब उसके मंत्रों की आवाज़ उसके मुंह से निकलने लगी थी, और वह जोर जोर से उन मंत्रों को बोलने लगती है, और उसके उन मंत्रों की आवाज़ के बीच ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब बहुत देर बाद मुझे होश आता है तो होश आने के बाद मैं देखता कि अब भी वह औरत मेरे सामने ही बैठी हुई थी। लेकिन आज उस कमरे में कुछ बहुत ही ज्यादा अलग हो रहा था। आज उस औरत और मेरे बीच में एक हवन का कुंड था जिसमें बहुत तेज आग जल रही थी, और वह औरत जोर जोर से मंत्र बोलते हुए उसमें कुछ डाल रही थी। और आज उस औरत के सिर के बाल भी बिखरे हुए थे, क्योंकि उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो इस वजह से अब उस अंधेरे में मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा अंधेरा और ऊपर से उसके वह बिखरे हुए बाल उसके आधे चेहरे के ऊपर आ रहे थे। तभी मैंने कमरे के बाहर की तरफ नजरें घुमाई तो आज वह अंधेरा सिर्फ उस कमरे में ही नहीं बल्कि बाहर की तरफ पूरे घर में भी हो रहा था।
उसके बाद मैं उस औरत से कहता हूँ कि आप यह सब क्या कर रही हो? मुझे मेरे घर जाना है और मैं यहाँ पर बेहोश कैसे हो गया था और मैं कब से बेहोश पड़ा हूँ? तभी अचानक वह औरत एक बहुत ही भारी और खसरा हुई आवाज में बोलती है कि कहीं नहीं जाएगा तू, आज तुझे मैं मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगी। जैसे ही उस औरत ने मुझे यह बात बोली तो मुझे थोड़ा डर का आभास हुआ, और डर लगता भी क्यों नहीं। एक तो वह चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से वह औरत अपने बालों को बिखेर कर मेरे सामने बैठी हुई थी और बीच में वह हवन का कुंड जल रहा था। उस माहौल को देखकर कोई बड़ा आदमी भी डर जाए, मैं तो फिर भी उस टाइम बच्चा था। अब ये बात बोल करके अचानक उस औरत ने अपने सिर को ऊपर करके मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है, और मैं गौर से एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता हूं, और एक बार उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसके चेहरे की तरफ देख पाऊं, क्योंकि जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो चेहरे के नीचे से तो वह औरत बाकी के दिनों की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा था वह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त मुझे उसका चेहरा बिल्कुल काला और मटमैला सा दिखाई दे रहा था। उसके होंठ बिल्कुल बुरी तरीके से फटे हुए थे और उन फटे हुए होठों की दरारों में से खून झलक रहा था। इसके साथ ही उसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरीके से सफेद थीं। उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच होता है वह गायब था, और उसकी जो नाक थी वह बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अब उसका यह नजारा देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे डर के मारे अब मैं दोबारा बेहोश होने वाला हूं, क्योंकि अब वह औरत मेरी तरफ देखकर बहुत ही अलग तरीके से हंसने लगी थी, और उसकी वह हंसी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा डरा रही थी। उस वक्त तक मुझे यह समझ आ चुका था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, और यह कोई सामान्य औरत नहीं है। यह शायद कोई भूत प्रेत, पिशाचिनी या फिर कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मुझे जान से मार देगी। जब मैंने अपनी नजरें उस हवन की तरफ घुमाई तो उस हवन के चारों ओर इंसानी कंकाल के सिर की 7 मुंडियां रखी हुई थी, और जब मैंने बहुत गौर से उस हवन की तरफ देखा तो वहां पर रखी हुई हर चीज की संख्या 7 थी। उस हवन के पास में जो भी सामग्री रखी हुई थी उसकी संख्या 7 थी, जैसे कि वहां पर 7 चक्कू, 7 नींबू, 7 मरे हुए कबूतर, 7 मरे हुए खरगोश और 7 इंसानी खोपड़ी के कंकाल, और इसके साथ ही और भी बहुत सी सामग्री रखी हुई थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या है। अब मैंने सोचा कि इस डायन ने आज मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब उस वक्त मुझे मेरी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से भागने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही मैंने वहां से भागने के लिए उठना चाहा तो मैंने देखा कि मैं चाहकर भी वहां से उठ नहीं पा रहा हूं। मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही ना हो। अपनी गर्दन के अलावा मैं अपने शरीर के नीचे के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उसमें मेरी मर्जी से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद डर के मारे मेरी तो फटके हाथ में आ चुकी थी, और उसके बाद मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ। तभी मुझे चुप कराने के लिए बार बार वह चुड़ैल खून की कुछ बूंदें मेरे ऊपर छिड़क रही थी, और मुझे एक अजीब सी आवाज में कह रही थी कि चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन मैं था कि जोर जोर से बस चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद कोई मेरे चिल्लाने की आवाज को सुनकर इस घर में मुझे बचाने के लिए आ जाए, और थोड़ी ही देर में मेरी यह तरकीब काम भी कर जाती है। अभी मैं जोर जोर से चिल्ला ही रहा था और वह चुड़ैल भी जोर जोर से अपने मंत्रों को बोले जा रही थी, और उस हवन कुंड में उन मरे हुए कबूतरों और खरगोश को एक के बाद एक करके डाले जा रही थी। तभी पता नहीं अचानक कहां से वहां पर मेरी मम्मी आ जाती है, और उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी वह मेरे मुंह पर डालती है। पर मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने जो टॉर्च जला रखी थी उसका फोकस सीधा मेरी आंखों पर पड़ रहा था। तभी अचानक मेरी मम्मी जोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाती है और मुझसे कहती है कि विकास, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और मेरी मम्मी की आवाज सुनने के बाद मैं भी जोर जोर से रोने लगता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मम्मी, मुझे बचा लो, ये डायन आज मुझे मार डालेगी। इसके बाद मेरी मम्मी ने
अपनी टॉर्च का फोकस उस डायन की तरफ डाला और जैसे ही मम्मी ने अपनी टॉर्च का फोकस उस डायन के ऊपर डाला तो उस डायन ने अचानक उठकर मेरी मम्मी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ना चाहा। अब वह डायन बार बार मेरी मम्मी से कह रही थी कि तूने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब वह मेरी मम्मी के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी पता नहीं अचानक कहां से, लेकिन वहां पर मेरी दादी आ जाती है और उन दादी ने अपनी छोटी सी पोटली में से बूथ लेकर उस डायन के ऊपर मारा। और जैसे ही दादी ने उस डायन के ऊपर मारा तो अचानक से चिल्लाते हुए वह डायन वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद मेरी मम्मी उस कमरे के बाहर खड़ी खड़ी मुझे बार बार कह रही थी कि विकास चल यहां से, तू किसका इंतजार कर रहा है, फटाफट निकल यहां से। तभी मैंने मेरे मम्मी की तरफ अपनी गर्दन को नामे हिलाया और रोते हुए उनसे कहा कि मम्मी, मैं चाहकर भी यहां से उठ नहीं पा रहा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तभी मेरी दादी वहां आती है और मुझे घसीट कर उस कमरे से बाहर लेकर जाती है। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर जाता हूं तो मुझे मेरे शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन अब भी मेरा शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे घसीट कर उस घर से बाहर ले जाने लगती हैं। मुझे से बाहर ले जाते वक्त मेरी दादी बार बार हमारे चारों तरफ बबू छिड़क रही थी, लेकिन जब वह दोनों मुझे उस घर से बाहर लेकर जा रही थी तो उस हवन कुंड में से वह कबूतर और वह खरगोश बाहर निकालकर हम तीनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो थोड़ी ही देर पहले मेरे सामने मरे हुए पड़े थे और जिनको उस डायन ने उस हवन कुंड की आग में डाल दिया था। लेकिन अब अचानक वह उस आग में से जिंदा होकर वापस निकल रहे थे और वह कबूतर बार बार उड़कर हमारे ऊपर आकर हम पर हमला कर रहे थे। पर जैसे ही कोई कबूतर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता था तो मेरी दादी फिर से बूथ लेकर उस कबूतर के ऊपर मार देती थी, जिससे वह कबूतर वहीं पर गायब हो जाता था और वह मरे हुए खरगोश भी अब जिंदा होकर बार बार हम लोगों के पैरों में आकर हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। जिसके बाद दादी ने उनके ऊपर भी भूत मारा और वह दोनों किसी तरह घसीटते हुए मुझे उस घर से बाहर लेकर आती है। और जब वह मुझे उस घर से दूर मेरे घर की तरफ लेकर आ रही थी तो उस घर से किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी और इसके साथ ही ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई किसी सामान को उठाकर बार बार इधर से उधर पटक रहा हो। लेकिन उन आवाजों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे जल्दी से अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। उसके बाद जैसे ही मेरी मम्मी और दादी मुझे मेरे घर पर लेकर पहुंचती हैं तो उसके बाद मुझे एक जगह बैठा दिया जाता है और मेरी दा मेरे चारों तरफ एक बूथ का गोला बना देती है जिसके बीचों बीच में बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी दादी ने किसी को फोन किया और उन्हें फोन पर सारी बात बताई। उसके थोड़ी ही देर बाद हमारे घर पर एक पंडित जी आते हैं और वह घर पर आने के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं और देर रात तक उस दिन मेरा इलाज करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की तो मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। तो मैंने यह बात मेरी दादी को बताई। उसके बाद मेरी दादी ने मेरे पूरे शरीर पर वह बुत लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद दादी ने उन पंडित जी से पूछा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। इसके साथ ही दादी ने पंडित जी से पूछा कि कहीं यह वही डायन तो नहीं थी जिसका सभी गांव वालों को डर रहता है और जिससे सभी गांव वाले अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं। उसके बाद पंडित जी ने दादी से कहा कि हाँ, यह वही डायन थी, लेकिन अब तो मैंने उसकी की सारी तंत्र विद्या को इसके ऊपर से हटा दिया है। लेकिन आने वाले 7 दिनों तक आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि अगर यह घर से बाहर निकला तो वह डायन इसके ऊपर फिर से हावी हो सकती है। इतना कहकर अपना इलाज करके वह पंडित जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मैंने मेरी दादी से पूछा कि दादी, यह डायन कौन है। तो इसके बाद मेरी दादी ने मुझे जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच कैसे गया। दादी ने मुझे बताया कि आज से कई साल पहले वह औरत जिंदा हुआ करती थी और उस घर में उसका पति और वह अकेले ही रहा करते थे।
उनकी शादी को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। कई कोशिशों के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद वह औरत पता नहीं किसके झांसे में आ गई और उसने बच्चे पैदा करने के लिए काले जादू व तंत्र विद्या का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो जाती है और उसका मां बनने का वह सपना अधूरा ही रह जाता है। पति के मरने के बाद तो उसकी मां बनने की आस पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन अब वह मां बनने की चाहत में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने मां बनने के लिए काले जादू और तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन काले जादू का एक नियम है कि अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो यह करने वाले के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके द्वारा किए गए काले जादू ने उसकी ही जान ले ली और आज से कई साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है, लेकिन मरने के बाद भी वह अपने मां बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। आज जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वह आज से पहले गांव के 1-2 बच्चों के साथ भी हो चुका है, लेकिन उन बच्चों ने तो शुरू के दिनों में मिठाई खाते ही अपने घर वालों को बता दिया था, और उन घर वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उस चुड़ैल की सारी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का इलाज करवाया और कभी भी उन्हें उस घर की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि तुम भी उस चुड़ैल के झांसे में आ जाओगे। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वह इतने दिनों से रूप बदलकर तुम्हें कुछ खिला रही थी, तो तुमने घर पर हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तब मैंने मम्मी से कहा कि उस मिठाई को खाने के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। पता नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरीके से शायद उसके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद मैंने मेरी मम्मी और दादी से पूछा कि आखिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं उस घर के अंदर हूं। तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि अक्सर तू खेलने के बाद शाम के लगभग 6-7 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन आज जब तू 8 बजे तक भी घर नहीं आया तो हमें तेरी चिंता होने लगी, और इसी वजह से हम दोनों तेरी तलाश में तेरे दोस्तों के घर गए। जब हम लोग उनके घर गए तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज तू उनके पास खेलने के लिए आया ही नहीं। फिर उसके बाद हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई कि आखिर आज तू खेलने नहीं गया तो फिर गया कहां। तभी हम लोग उस घर के पास से गुजर ही रहे थे और हमें अचानक तेरे चीखने की आवाज सुनाई देती है, और जब हमने उस घर की तरफ देखा तो उस घर के अंदर से ऊपर की तरफ उठता हुआ धुआं हमें दिखाई देता है। उसके बाद मेरी दादी मुझे कहती है कि उस घर से तेरी चीखने की आवाज सुनकर मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं आज तू उस डायन की चपेट में आ चुका है। इसी वजह से मैंने तेरी मम्मी को वहीं पर रुकने के लिए कहा और मैं दौड़कर घर पर मां काली का वह बूथ लेने के लिए आ जाती हूं। लेकिन जब तक मैं मां काली का बूथ लेकर वहां पर वापस जाती हूं तो तेरी मम्मी मुझे वहां दिखाई नहीं देती है। उसके बाद मैं समझ जाती हूं कि तेरी मम्मी उस घर के अंदर जा चुकी है, क्योंकि आखिर वह एक मां है और कोई भी मां अपने बच्चों को खतरे में देखकर कैसे रुक सकती है। इसके बाद तेरी मम्मी के पीछे पीछे मैं भी उस घर में आ जाती हूं और हम लोग तुझे बचाकर वहां से लाते हैं। आज मेरे साथ उस हादसे को हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के होने के बाद आज भी मेरे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें हैं। आज भी मैं अपने हाथों से कोई भारी चीज नहीं उठा पाता हूं, और अगर मैं उठाने की कोशिश भी करता हूं तो अचानक मुझे मेरे शरीर की नसों का खून बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ यह रोमांचक कहानी सुनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस का मजा ले सकें। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।